सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आई होप सबकी संडे बहुत अच्छी चल रही होगी आज को, है ना। तो सॉरी मैं प्रॉब्लम के लिए लेट हो गया, थोड़ा मैं बाहर था आज। लेकिन अगर इजी प्रॉब्लम होता तो मैं शायद सो जाता, स्किप कर देता। लेकिन स्टिल अब मैंने क्वेश्चन देखा तो कि काफ़ी अच्छे लेवल का सवाल है ना, बहुत जगह पूछा गया है। तो मैं सोचता कि इसको सॉल्व करा देता हूँ। ओके, तो एक बार इसको समझेंगे ध्यान से। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, लेकिन अगर हम थोड़ा बहुत अगर समझ पाएंगे तो ईजिली समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन का नाम है सम ऑफ डिस्टेंसेस इन ट्री, लीड कोड 834। क्वेश्चन कह रहा है देयर इज एन अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ट्री विथ एन नोड्स लेवल फ्रॉम 0 टू n-1 एंड n-1 एजेस है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है यू आर गिवन द इंटीजर n एंड द एरे एजेस, तो एजेस की एरे दे रखी है जहाँ पे एजेस ऑफ आई इक्वल्स टू ए आई बी आई के फॉर्मेट में है, मतलब ए से आई के बीच में एक एज है। ठीक है, एज बिटवीन, हाँ वही है। रिटर्न एन एरे आंसर ऑफ लेंथ एन वेयर आंसर ऑफ आई इज द सम ऑफ द डिस्टेंसेज बिटवीन द ith नोड इन द ट्री एंड ऑल अदर नोड। तो हमें रिटर्न क्या करना है? एक एरे रिटर्न करना है आंसर की, जो कि n लेंथ की होगी, जहाँ पे आंसर ऑफ आई क्या होगा? वो होगा सम होगी किसकी? डिस्टेंस बिटवीन ith नोड और ith नोड से लेके बाकी नोड्स की। ठीक है तो हमें उसका निकालना है तो देखते हैं यहाँ पे हम कैसे करेंगे इसको। तो सपोज ये हमारा एक एग्जाम्पल है ना। तो अगर इसको ज़ीरो से हम देखते हैं पहले कि ज़ीरो से इसमें कौन कौन से चाइल्ड हैं इसके, 1 और 2 है। अब पहले एक स्पेसिफिक सब प्रॉब्लम के लिए समझो। ठीक है, अगर मैं तुम्हें 2 दे दूँ और अगर 2 से आपको कह दूँ निकालने के लिए कि नीचे वाले पेरेंट से लेकर चाइल्ड तक का मुझे डिस्टेंस बताओ तो क्या होगा यहाँ पे? आधे लोग का यही आंसर होगा, है ना, कि एक एज यहाँ पे मिल रही, एक एज यहाँ पे, एक एज यहाँ पे, है ना। तो 2 के लिए हम कह सकते हैं हमारे पास 3, मतलब एक एक डिस्टेंस की नोड है 3, तो हम कह सकते हैं ये 3 रिटर्न कर देगा। ठीक है, यहाँ पे सिमिलरली अगर अब ये तो 2 की बात हो गई, अगर मैं अब 0 के लिए कहूँ तो 0 वाले सिनेरियो में क्या होगा? 0 के पास उसके 0 तो पेरेंट है, 0 के कौन कौन से चाइल्ड हैं? तो अब यहाँ पे 1 भी उसका चाइल्ड है ना, और 2 भी उसका चाइल्ड है। अब 1 तो खुद एक लीफ नोड है, तो ये तो बोलेगा यार तो मैं तो, मेरे पास कुछ खास है नहीं, तो मैं तो एक ही डिस्टेंस रिटर्न कर सकता हूँ, है ना, मैं एक ही रिटर्न कर पाऊंगा, मेरे पास और कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग हम देखें तो 2 के पास देखेंगे तो 2 के पास भी चाइल्ड मौजूद है ना। 2 एक चाइल्ड नोड नहीं है, उसके पास भी एक्स्ट्रा एजेस मौजूद हैं। ठीक है, तो अगर हम 0 से 2 के पास जाएंगे और अगर 0 क्या बोलेगा कि 2 को कहेगा कि तुम बताओ कि तुम्हारे पास कितने एजेस मौजूद हैं, है ना। तो 2 तो कहेगा कि यार मेरे पास तो 3 एजेस हैं, है ना। लेकिन वो खुद एक चाइल्ड नोड, तो मतलब पूरी तरीके से लीफ नोड तो है नहीं। तो हमें डिस्टेंस से मतलब है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सम ऑफ डिस्टेंसेस इन 3। तो हम 0 से सिर्फ 2 तक ही नहीं जाएंगे, हमें 2 के आगे तक का भी चेक करना पड़ेगा, है ना, कि हम कहाँ तक मैक्स जा पा रहे हैं। जैसे इसमें तो पॉसिबल नहीं था, वो खुद एक लीफ नोड था, लेकिन यहाँ पे तो पॉसिबल है। तो 0 से हम 2 के बाद, अब हम देखो यहाँ पे अगर पॉसिबल वेज देखें तो जैसे मान के चलो हमारे पास इसमें एजेस कौन कौन से हैं। सब एक ये एज हो गया, एक ये एज हो गया, एक ये एज हो गया, है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर मुझे 0 से लेकर के हमें नीचे तक का एज चाहिए, तो क्या होगा? एक पाथ हमें दिखेगा ऐसा सा कुछ, है ना। एक तो 0 से 2 का ही पाथ हो गया, एक पाथ और आएगा जो कि होगा 2 से क्रॉसपॉन्डिंग 4 की ओर, है ना। एक पाथ और आएगा 0 से ये 5 की ओर जाएगा। तो हम यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि जो हमने 0 से 3 आया, है ना, तो इसमें एक ये एज तो कॉमन है ना, एक ये हमारा एक्स्ट्रा कनेक्ट हुआ। सिमिलरली यहाँ पे अगर देखें 0 से 4 की ओर, तो 0 से 2 वाला पार्ट तो हमें दिख रहा है एक कॉमन है ना। और यहाँ पे सपोज़ ये हमने एक कॉमन एज बनाई और एक तो हमें इधर वाला हमने अलग से बनाया, राइट। उसी तरीके से अगर हम ये आखिरी वाला एज देखें तो इसकी कॉपी हम कह सकते हैं ना, जो 5 से कनेक्टेड है, 2 से 5, ये इधर वाला एज कॉपी हो गया। और सिमिलरली ये एक्स्ट्रा एज हमने यहाँ पे बनाया है ना। मतलब कि अगर हम इनका थोड़ा कंट्रीब्यूशन समझें तो वो कुछ ऐसा सा होगा कि ये आंसर ऑफ 0 अगर हम इसका निकालेंगे, है ना, 0 के लिए अगर हम आंसर निकालें तो पहले के लिए तो 1 आ जाएगा, है ना। अगर हम 0 से अगला क्या होगा? 0 से अगर हम 2 तक जाते हैं तो उसके लिए कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 1 आएगा। सिमिलरली अगर हम 3 के लिए देखें तो क्या हो रहा है यहाँ पे? तो एक तो हमारा आंसर यहाँ से आया 0 से 2, है ना, और फिर 2 से 3, तो उसके लिए हमारा 2 आ गया, है ना। अगेन क्या होगा? 0 से 2, फिर 2 से 4, तो उसके लिए भी 2 आ गया। अगेन 0 से 2 से लेके 2 से 5, तो इसके लिए भी हमें दिख रहा है कि 2 एजेस आ रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब अगर हम थोड़ा ध्यान से अगर गौर करें इसके अंदर, तो हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे कितने एजेस, अभी जो मैंने दिखाया था कि हमने ऐसे ऐसे करके चीज़ों को बनाया था, तो अगर हम कितने एक्स्ट्रा एजेस यहाँ पे हमने ऐड किए, है ना। एक ये हो गया, एक इधर हो गया, एक ये हो गया। तो अगर काउंट देखो तो कितने एक्स्ट्रा एजेस हमने ऐड किए, तो हमें दिखेगा कि हमने 4 एक्स्ट्रा एजेस बनाए यहाँ पे, है ना।
अगर मैं जीरो से काउंट करूँ, मैं ये कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इसने ये ट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, लेकिन अगर मैं इंडिविजुअली कनेक्ट करूँ तो हम कह सकते हैं कि ये एज मैंने किया 3 से कनेक्ट, फिर 0 से मैं एक 2 के लिए कनेक्ट किया, फिर 0 से 4 के लिए कनेक्ट किया, और फिर 0 से 5 के लिए कनेक्ट किया। तो हमें दिख रहा है 4 एजेस मैंने बनाए यहाँ पे, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी उसके नंबर ऑफ चिल्ड्रेंस होंगे, क्या हम उतने ही एजेस बना रहे हैं? ऑफ कोर्स बना रहे हैं, है ना। हमें यहाँ पे कितने दिख रहे हैं? हमें इनके 0 के लिए चिल्ड्रेंस यहाँ पे 4 दिख रहे हैं इस साइड में, है ना। तो हम 4 ही नंबर ऑफ एजेस बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो भी आंसर हमें मिलेगा, है ना, तो जो भी हमारे चाइल्ड से आंसर मिलेगा उसको तो तुम ऐड करो ही, ठीक है ना। उस पर्टिकुलर चीज़ को तुम आंसर में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जैसे इस चाइल्ड से आंसर हमें कितना मिल रहा था? हमें 3 मिल रहा था, राइट। ठीक है, लेकिन उसके पर्टिकुलर चिल्ड्रेन के साथ साथ एक खुद का आंसर जो होगा वो भी ऐड करना पड़ेगा। तो काउंट ऑफ ऑल चिल्ड्रेन हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसको भी हमें ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पे। ओके, आई होप ये वाला पार्ट थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। कि हमने यहाँ पे क्या किया कि 4 एक्स्ट्रा एजेस हमने ऐड किए, जिसमें से रिमेनिंग 3 तो ऑलरेडी थे हमारे पास, है ना। तो वो 3 तो नीचे से हमें मिल ही रहे थे, ठीक है। तो हमने उधर से ऐड किया ये एक्स्ट्रा जो 0 से हमें कनेक्ट करना था, राइट। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमने जो काम किया यहाँ पे सिर्फ 0 के लिए काम किया है ना। सिर्फ एक पर्टिकुलर नोड 0 के लिए हमने किया है। तो ऐसा हमें सारे नोड्स के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। अब हर एक के लिए हमें सारे एजेस पे विजिट करना पड़ेगा, है ना। हर एक नोड पे हमें जानी पड़ेगी, तो उसके लिए कॉम्प्लेक्सिटी हो गई इसकी ऑर्डर ऑफ एन, है ना। और हर एक नोड के लिए हमें इन चीज़ों को वापस कैलकुलेट करना पड़ेगा कि सब में जा करके चेक करो, है ना। ये तो हमने सिर्फ 0th वाले के लिए किया, लेकिन बाकियों के लिए भी काम करना पड़ेगा। तो DFS भी हम यूज़ करें हर एक नोड के लिए इस तरह से बार बार, तो ऑर्डर ऑफ n² चली जाएगी। तो क्या हम इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं क्या? तो कोशिश करते हैं, हो सकता है हम कर भी लें, है ना। तो एक एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे कि मान के चलो एक हमारा ऐसा सा कुछ है, ठीक है। इसको हम m मान लेते हैं, और एक मान के चलो कुछ ऐसा सा है जो कि n होगा हमारा यहाँ पे, है ना। अब इसके लिए अगर मैं आंसर लिखूँ यहाँ पे इन दोनों के लिए, तो आप लोग देख सकते हो कि इसका आंसर क्या क्या होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं इस पर्टिकुलर नोड के लिए 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो हम 1 प्लस लिख सकते हैं। देन अगेन एक आंसर यहाँ से आएगा, है ना। तो एक इधर से भी हम 2 लिख सकते हैं, है ना। और एक हम कह सकते हैं कि यहाँ से सीधा की ओर भी हम जा सकते हैं, राइट। तो हम इसके लिए हम 2 आंसर लिख सकते हैं, तो 1 2। तो ये रादर देन इस तरीके से रिप्रेजेंट करने की जगह मैंने सीधा बता दिया, राइट। और एक हमारा इस पर्टिकुलर नोड को जोड़ेगा, उसके बाद एक क्या होगा ये, और एक इधर यहाँ पे पहुँचने के लिए, है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो इसका आंसर हो जाएगा 1 + 2 + 1 + 2, है ना, विच इज इक्वल टू 6। कैसे आया हमने देखा, ये 1 हो गया, 2 कैसे आया, 1 2, तो उसके लिए हमारा 2 आ गया, राइट। अगेन ये 1 कैसे आया, इस जगह से, है ना। अगेन ये वाला 2 कैसे हुआ, इस पर्टिकुलर नोड के लिए 1 और यहाँ से, ठीक है। सेम वे में अगर हम देखें तो इधर वाला भी आप लोग लिख सकते हो खुद से। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 + 1 + 2 + 1 + 2, है ना, विच इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब यहाँ तक तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होगी यहाँ पे, है ना। उसके बाद अब हम एक काम करते हैं, ठीक है। हम n को जो है m का चाइल्ड बना देते हैं, ठीक है। तो मान के चलो मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो हम जो n को है, n को हम अपना m का चाइल्ड बना लिए, तो m हमारा पेरेंट बन चुका है। तो इसे हम इस ट्री को कनेक्ट कर दिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे ना, अब हमें जो है m के सारे आंसर्स को देखना पड़ेगा, ठीक है। कि अगर जो हमारा रूट नोड होगा इसके लिए हमें सारे आंसर्स चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अब अगर हम देखें तो हमारे पास n का आंसर ऑलरेडी मौजूद है ना। हमें दिख रहा है यहाँ पे 7 ऑलरेडी यहाँ पे हमने रखा हुआ है, पहले से रखा हुआ है, ठीक है। तो वी नो द आंसर ऑफ द चाइल्ड n, ओके। और हमें जो एग्जिस्टिंग चाइल्ड है, ठीक है, m का, उसका भी आंसर हमें पता है कि इसका भी आंसर नीचे से 6 आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमने इसमें एक चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करी, वो क्या करी, हमने एक एज ऐड किया, ठीक है। अब हमने एज जब ऐड किया है तो इस एज के लिए भी अब डिस्टेंस एक एक बढ़ जाएगी ना। अब देखो पहले क्या होता, अब जब हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर नोड्स पे पहुँच रहे होंगे तो अब क्या होगा, एक एज ये भी काउंट होगा, उसके बाद हम यहाँ पे आ रहे होंगे,
है ना। सिमिलरली अगर मुझे इस नोड पे काउंट जाना है तो उसके लिए भी मैं एक बार यहाँ पे जाऊँगा इस एज के थ्रू, फिर यहाँ पे आऊँगा, राइट। तो ये वाला एज भी अब काउंट होगा, है ना। तो इसका मतलब सारे जो हमारे काउंट होंगे वो एक एक से इंक्रीज हो जाएंगे, है ना, जो हमने एज ऐड किया इस वजह से, ठीक है। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि जो इस पार्ट का हमारा आंसर होगा, तो हम आंसर ऑफ एम अगर लिखेंगे, है ना, एम का, तो क्या होगा, एक तो आंसर ऑफ एम खुद होगा जो कि 6 है ना, क्योंकि ये खुद के भी इधर काउंट होंगे, प्लस आंसर ऑफ एन जो कि हमें ऑलरेडी पहले ला करके हम रखे थे, तो ये 7 हो गया। लेकिन उसके साथ हम एक चीज़ और ऐड कर रहे हैं, वो है काउंट ऑफ एन। अब ये काउंट ऑफ एन हमने क्यों ऐड किया, तो अभी जस्ट मैंने क्या कहा था कि ये जो जितने भी हमारे जो सब एरेज वाली चीज़ें बन रही, इतने ही नंबर ऑफ काउंट ये रिटर्न भी कर रहा होगा, है ना, उतने ही हम एजेस यहाँ पे बना रहे होंगे, राइट। तो उतने ही नंबर ऑफ एजेस यहाँ पे बन रही होगी, वही चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। तो उतने नंबर ऑफ यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो उतने ही नंबर ऑफ एजेस यहाँ पे भी बनेगा वो, ठीक है। तो हर एक नोड पे पहुँचने के लिए वो उतना बना रहा होगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये काउंट ऑफ एन हमने क्यों डाला, क्योंकि ये दर्शा रहा है कि जो एज हमने बनाया एम से लेके एन के बीच में, है ना, ये जो एज हमने बनाया एम से लेके एन के बीच में, तो ये एक नया डिस्टेंस हमने ऐड कर दिया, किसके लिए, ये सारे चाइल्ड के लिए, जितने जितने ये अब ये सब सारे चाइल्ड बन गए, है ना, क्योंकि ये अब ये रूट नोड बन गया, ये कनेक्ट हो गया इनसे, है ना। तो ये सारे चाइल्ड बन चुके हैं एक साइड के, ये भी एक चाइल्ड था, ये भी एक चाइल्ड था, ये भी एक अपना चाइल्ड बन चुका है, ठीक है, क्योंकि इनको भी हमने कनेक्ट कर दिया। तो ये जो है काउंट ऑफ एन, ये एक नया डिस्टेंस बन चुका है ना। तो किसके लिए, जो हमने एम से लेकर के एन तक जो कनेक्ट किया है चिल्ड्रंस को, है ना, ये जो चिल्ड्रंस कनेक्ट हुए तो ये उसी का डिस्टेंस होगा, और वो कितने काउंट होगा, तो जितने नंबर ऑफ काउंट्स उसके एलिमेंट होंगे, वही चीज़ हमें दिख रहा था कि कितने बनेंगे, कितने हम एजेस बना रहे होंगे अगर कनेक्ट करते हैं तो उतने ही होंगे जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे काउंट ऑफ एन लिख रखा है। तो यहाँ पे काउंट ऑफ एन कितना हो जाएगा, विच इज़ 6। तो हम टोटल कह सकते हैं यहाँ पे 19 आ जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ पे चीज़ें क्लियर होगी इस पार्ट तक, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें थोड़ा ध्यान से, उस वाले को ही लेते हैं एग्जांपल को, लेट मी कॉपी, चलो नहीं हुआ ना, कोई नहीं, हम बना ही लेते हैं, चलो ठीक है, नहीं हो रहा, 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब जैसे देखो, अब लीफ नोड से जो हमें काउंट मिलेगी वो क्या मिलेगी, यहाँ पे काउंट 1 मिलेगा, है ना, यहाँ से भी काउंट 1 मिलेगा, यहाँ से भी काउंट 1 होगा, यहाँ से भी काउंट होगा, है ना। तो अब ये वाला पार्ट ऊपर जाके कहेगा, रिटर्न करेगा कि हाँ मैंने 1 दिया हुआ है, ठीक है। सिमिलरली ये वाला पार्ट भी 2 को रिटर्न करेगा, ये भी रिटर्न करेगा, ये भी रिटर्न करेगा, है ना। तो जिसके जिसके जितने काउंट हैं वो अपना रिटर्न करेगा, राइट। फिर हम 2 के पास आएंगे, 2 भी अपना काउंट देखेगा, है ना। 2 देखेगा कि मुझे नीचे से तो 3 मिल रहा है और एक मेरा खुद का जो होगा, तो 1 प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये कितने हो गए, ये 3 क्या हो गया, ये टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हो गए, है ना, जो हमें मिल रहे हैं, राइट। अगेन अब ये ऊपर भेजेगा अपना, ये 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे काउंट कितनी हो जाएगी, 1 प्लस ये इसका 1 प्लस ऑफ 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड का, और एक वो उसका एक ये तो खुद का हो गया, बाकी ये हमारा लेफ्ट पार्ट हो गया, ये राइट पार्ट हो गया, हाँ ये 4 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो ये 4 हो जाएगा। तो अगर हम ध्यान दें तो ये उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी दिख रहा है ना, कि 1 2, अगर हम देखें तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 जो हमें ऊपर काउंट दिख रहा है, राइट। तो ये क्या है, इट इज़ द सेम एज द काउंट ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सब ट्री, ठीक है। तो अगर हम ध्यान दें तो इसका हेल्प लेके, ये जो हम काउंट वाली चीज़ें हम कर रहे हैं, ठीक है, इसका हेल्प लेके हम एक टेम्प्रोरी आंसर हमें मिल रहा है, ठीक है। कैसे, तो जो हमारा आंसर ऑफ एम आएगा यहाँ पे, ठीक है, आंसर ऑफ इस ऊपर वाले के लिए, तो हम इसमें इस तरीके से लिख सकते हैं कि आंसर ऑफ एम प्लस आंसर ऑफ एन और काउंट ऑफ एन, ठीक है। तो इसको हम फिलहाल के लिए कह सकते हैं ये हमारा आंसर ऑफ एम आ जाएगा, है ना।
तो वही चीज़ हमने देखा था यहाँ पे इस वाले हिस्से में, राइट। 6+7 यहाँ पे प्लस हो जाएगा। हाँ, तो हमने ये देखा कि जो आंसर जो हमें अभी मिला है, ठीक है, तो ये हमें किससे मिला, ये हमें रूट नोड से मिला है। क्योंकि ये वाला पार्ट क्या था हमारा, ये रूट नोड ही था, क्योंकि ये उधर जाके कनेक्ट हो गया तो ये हमारा चाइल्ड नोड बन गया। तो ये हमारा आंसर अगर हम देखें, जो हमारा आंसर आया इस पॉइंट ऑफ टाइम तक, तो ये आंसर आया सिर्फ हमारे एक पर्टिकुलर रूट नोड से। लेकिन स्टिल हम अभी कंक्लूजन तक अपने नहीं पहुंच पाए, है ना। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी स्पेसिफिक अगर हमें नोड मिले तो उसका हम क्या होगा कि हम कह सकते हैं फॉर एनी स्पेसिफिक नोड, एक फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं कि जो सम होगा उसके चाइल्ड का प्लस जो उसके काउंट होगा, है ना, आंसर ऑफ चाइल्ड प्लस काउंट ऑफ चाइल्ड। तो ये एक फॉर्मूला हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, तो सेम एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं 0 1 2 3 4 और 5, है ना। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे फ़िलहाल के लिए आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 के लिए 0, है ना। काउंट कितनी है यहाँ पे, 1 है अभी के लिए, है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी आंसर अभी 0 है, काउंट 1 है, यहाँ पे भी आंसर 0 है, काउंट ऑफ 1 है, क्योंकि ये सारे लीफ नोड है ना। तो यहाँ पे कोई आंसर अभी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, है ना, आंसर ऑफ 2, तो 2 के लिए क्या आंसर होगा, तो ये पहले तो आंसर ऑफ चाइल्ड हो गया यहाँ पे, है ना, जितने चाइल्ड उसके पास होंगे, उसके बाद काउंट ऑफ चाइल्ड, राइट। तो अगर हम ध्यान दें तो आंसर कितना आ रहा है, तो नीचे तो सारे अभी 0 ही हैं, तो ये भी 0 रहेगा, है ना। लेकिन इसका काउंट कितना है, तो नीचे से ये 3 मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं इसका आंसर इस जगह 2 वाला 3 रिटर्न तो कर ही रहा होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से जब हमारा आंसर ऑफ 0 पे हम आते हैं, है ना, तो 0 के लिए क्या आंसर हो जाएगा, तो हम देख सकते हैं कि अगर हम लेफ़्ट साइड से देखें तो इधर हो जाएगा हमारे पास 0 + 3 और इधर से हो जाएगा हमारे पास काउंट ऑफ चाइल्ड कितने हो गए, 1 + 4, है ना। तो ऐसा सा हमारा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया चाइल्ड का, है ना, 0 + 3 हो गया उधर का, और नंबर ऑफ ये काउंट हो गया हमारा, ठीक है। तो फिलहाल इसका आंसर हो गया हमारे पास 8। पर जो ये आंसर आ रहा है ना, ये स्टिल एक स्पेसिफिक नोड के लिए है, हमें सबके लिए कैलकुलेट करना होगा, है ना। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक पर्टिकुलर रूट नोड का आंसर नहीं निकाल सकते, क्योंकि इनने लिखा हुआ है यहाँ पे कि हमें ith नोड के लिए निकालना है, ठीक है। अदर नोड्स को भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो अभी तक जो हमने काम किया ये सिर्फ एक स्पेसिफिक रूट नोड का ही आंसर है, ठीक है। तो अब जो है हमें फाइंड करना है हमारे पेरेंट का। अब हमें पेरेंट का यूज़ करना है। तो ये जो आंसर अभी हमें मिला ये किसका आंसर है, 0 का आंसर है ना। तो जो हमारा पेरेंट है उसी का आंसर हमें दिख रहा है यहाँ पे, राइट। आई होप ये वाला पार्ट में कोई डाउट नहीं रहा होगा इस पॉइंट ऑफ टाइम तक। तो फिर हम आगे हम फर्दर और बढ़ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे ना, अपने पेरेंट का यूज़ करके अपने चाइल्ड वाले को कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे थे, चाइल्ड का हेल्प लेकर के नीचे से ऊपर की ओर जा रहे थे, है ना, कि चाइल्ड का यूज़ करके हम पेरेंट के आंसर को निकाल रहे थे। अब हमें रिवर्स वे में काम करना पड़ेगा कि अब हमें पेरेंट का तो पता चल गया, अब हमें पेरेंट का यूज़ करके बाकी रूट्स, बाकी जो रूट नोड होंगे या बाकी जो नोड्स आने वाले हमें उनका आंसर निकालना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, नाउ चाइल्ड विल टेक द हेल्प ऑफ पेरेंट, है ना, ठीक है। तो इनिशियली हमारे साथ क्या हो रहा था, जैसे सपोज ऐसा सा कुछ था, ठीक है। तो अगर मुझे इसका आंसर निकालना था तो हम किसकी हेल्प ले रहे थे, हम इसकी हेल्प ले रहे थे, राइट। फिर इसकी हेल्प ले रहे थे, फिर इसकी हेल्प ले रहे थे। इससे पहले हम ये कैलकुलेट कर रहे थे, उसके बाद हम इसको कैलकुलेट कर रहे थे, राइट। तो अब हमारा सिर्फ ये चीज़ घूम के उल्टा हो जाएगी। अब हमें जो है इसका तो पता चल चुका है ना, ये वाला चीज़ का पता चल चुका है। अब इसका यूज़ करके हमें बाकी फर्दर नोट्स को कैलकुलेट करना है कि इसके आंसर कितने, इसके आंसर कितने, इसके आंसर कितने। इस तरीके से हमें बाकी जो बचे कुछ नोट्स हैं जिसको हमने ध्यान नहीं दिया था, हमें उनको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसका सिंपल तरीका है कि जो हमारा n है ना, ये वाला, एक बार इसको तुम खुद इमेजिन कर लो कि ये हम लोग हैं, ठीक है, n हम है, ठीक है। और ये सोचो जो m वाला है ये हमारे पेरेंट है।
ठीक है, जो कि m है यहाँ पे ऑलरेडी। ठीक है, तो ये हमारा पेरेंट ऑलरेडी बना हुआ है और ये हमारा n, ये हम लोग हैं। ठीक है, हम चाइल्ड हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये देखें कि जब हम इनको कंसिडर कर रहे थे, जब इस पे जो अपने फार्मूला वगैरह लगा रहे थे, है ना, तो हमारा कुछ ऐसा सा फार्मूला आया था और इसकी आंसर हमें निकल के आई थी 19, है ना। हमने उसका m का आंसर निकाला, फिर n का आंसर निकाला, फिर काउंट ऑफ n, तो इस तरीके से हमें इसका आंसर मिल चुका है 19 यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या है, ये आंसर ऑफ m क्या था, तो ये हमारा पेरेंट का पार्ट है ना, जो हमारे पेरेंट के साइड से आंसर आया था। तो ये और आंसर ऑफ n क्या था, तो ये तब हुआ था जब पेरेंट ने हमें कंसीडर किया था कि यार हम, मेरा जो चाइल्ड क्या है, इसका थ्रू का इसका आंसर क्या है ना। तो ये हमारा, ये जब कब हुआ, जब पेरेंट ने हमें कंसीडर किया, तो उसका आंसर हमारा 7 हो चुका है। और ये क्या हुआ, काउंट ऑफ एन, ये थे नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, किसके, एन वाले के, हमारे जो चिल्ड्रेन थे, तो ये उसका आंसर है। ठीक है, अब ये क्यों हुआ, काउंट ऑफ एन हमने क्यों किया था, क्योंकि हमने एम से एन की और एक एज निकाला था, है ना, तो इस वजह से ये काउंट हमारा ऐड हो गया। ठीक है, ये एज अगर हम नहीं निकालते तो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब हमें सिंपली n का आंसर निकालना है ना, हमने m का रूट का तो निकाल लिया, अब लेकिन और बाकी नोट्स का भी निकालना पड़ेगा। तो सपोज अगर मुझे अब इस चाइल्ड का आंसर निकालना है, ठीक है, तो अब क्या होगा ना, हमने एडिशन क्या किया था, जो एडिशन हमने m के थ्रू क्या क्या किया था, तो एक इधर से एक ये सारे एजेस हमने बनाए थे, है ना, तो एक एक एज हमारा ऐसा सा गया था, एक एज इधर गया था, एक इस तरह से गया था, तो ये जितने नंबर ऑफ एजेस थे, मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट थे वहाँ पे, उतने एजेस हमने वहाँ पे निकाले थे, है ना। अब जब हमें सिर्फ n का निकालना है, ठीक है, तो m के कंट्रीब्यूशन की नीड तो नहीं है हमें। अगर हमें सिर्फ n के पार्टिकुलर आंसर चाहिए तो हम तो इसको कनेक्ट कर रहे थे ना, तो क्या हमें इसकी ज़रूरत है, ऑफकोर्स नहीं है ना, हमें तो इससे मतलब है सिर्फ। ठीक है, तो m ने क्या किया था, m ने एज कनेक्ट किया था ताकि n के चिल्ड्रेन का पता चल सके, इसलिए हमने m से एज ड्रॉ किया था यहाँ पे। तो हम क्या कर सकते हैं ना, जब अगर हमें m से कोई लेना देना नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, इस वाले एज को रिमूव कर सकते हैं, है ना, क्योंकि जब उसे अब फर्क नहीं पड़ता तो हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि अब जो है हम इसी पे खड़े हुए हैं, है ना, तब हम एन वाले पार्ट पे खड़े हैं। ठीक है, पर जो है हमें क्या करना है, एन टू एम का कंट्रीब्यूशन देखना है। ठीक है, पहले हम क्या कर रहे थे, पहले किसको कनेक्ट किए थे, हम एम से लेके एन पे कनेक्ट किए थे, क्यों, क्योंकि हमें एम एम जो हमारा पेरेंट था वो एन के चिल्ड्रंस को कंसिडर कर रहा था, है ना, कि मुझे इसके भी, इनको भी ध्यान में रखना है कि इनकी डिस्टेंस कितनी है। लेकिन जब अब क्या होगा, जब हमने इसका कनेक्शन ही ख़त्म कर दिया कि हमें अब हमारा पॉइंटर यहाँ पे आ चुका है, हमें इससे मतलब है, इस वाले जगह से, तो इस एज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जो बचे कुछ नोट्स हैं, ये सब जो नोट्स हैं, इससे तो हमें मतलब है, तो हमें इसको अब हमें रिवर्स डायरेक्शन में एज कनेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो इसको हम इस तरीके से लेंगे ताकि बाकी वाले जो हैं ये नोट को हम देख सकें। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा काउंट ऑफ एन था, है ना, इसी से हमें पता चल रहा था, ये हम इसी चीज़ के लिए तो लेकर के आए थे, काउंट ऑफ एन हमारा क्या था, वही था नंबर ऑफ चिल्ड्रंस ऑफ एन। तो जब अगर हमें इस वाले पार्ट से कोई लेना देना नहीं है तो हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए हम रिमूव कर सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एन को। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एन हमारा क्या था, काउंट ऑफ एन। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे ना, रिवर्स वे में ऐड करेंगे। ठीक है, किसके लिए, बाकी जो बचे हुए रिमेनिंग नोट्स हैं। ओके, तो इसको मैं एक बार दोबारा ड्रॉ करता हूँ, फिर हम अपन इसको देखते हैं। तो सपोज़ ऐसा सा था हमारे पास, राइट, और ये ऐसा सा है, तो ये हो गया हमारा एन, एम और एन। ठीक है, तो अब जो हमारा एज होगा वो कुछ ऐसा सा कनेक्ट हुआ पड़ा है। ठीक है, तो अब तक मे भी लग रहा होगा ऐसा कि हम सेम ही चीज़ तो कर रहे हैं, मतलब कुछ अलग सा तो दिख नहीं रहा है ना, लेकिन पर ऐसा नहीं है। एम हमारा पेरेंट था पहले, है ना, लेकिन अब यहाँ पे हमें उल्टा कुछ होते हुए दिख रहा है। तो हमारे पास क्या था, हमारे पास आंसर ए था। ठीक है, और आंसर ऑफ ए में हम एक्चुअली क्या कर रहे थे, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, जो लिख ही देता हूँ मैं। ठीक है, तो हमारे पास जो था आंसर ऑफ, मान के चलो यहाँ पे m था। ठीक है, तो आंसर ऑफ m में हमने क्या किया था, हम एक्चुअली ऐड कर रहे थे किसको, चाइल्ड के काउंट को, है ना। तो जो हमारा चाइल्ड का काउंट था उस चीज़ को हम ऐड कर रहे थे आंसर ऑफ m में। ठीक है, अब हम जो है n पे ही खड़े हैं, यहाँ पे इसी जगह पे हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। ठीक है, अब जैसे हम n पे खड़े हैं तो सिंपली हम रिमूव कर देंगे किसको, चाइल्ड के काउंट को, क्योंकि अब हमें इसके कंट्रीब्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। जब हम ऑलरेडी वहाँ पे आ चुके हैं तो ये चीज़ ही ख़त्म हो गई ना, राइट। तो हम उस पर्टिकुलर चीज़ को रिमूव कर देंगे वहाँ से। मतलब कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ,
जैसे कि ऐसा सा समझ लो, ये शॉर्ट में बना दिया, ये मान के चलो n है और ये हमारा m है, ठीक है। तो ये पहले मेरा पेरेंट था और ये हमारा चाइल्ड था, ठीक है। इनिशियली हम इस तरीके से कनेक्टेड थे, लेकिन अब हम ऐसे हैं, ठीक है। लेकिन अब हम स्टैंड यहाँ पे कर रहे हैं, इधर से हम चेक करना स्टार्ट कर रहे हैं, और ये था हमारा काउंट ऑफ चाइल्ड, ठीक है। तो जब m अपने एज को ऐड कर रहा था, है ना, तो उसने क्या किया, तो जो ये 1 2 3 4 मतलब जो जो 4 एज थे उसने ऐड किए थे एज अ चिल्ड्रन ऑफ n, ठीक है। तो जो कि 4 डिस्टेंस पर मौजूद थी। तो जब हमें अब n के लिए निकालना है तो अपने चिल्ड्रन के कंट्रीब्यूशन को वहाँ से हटाना होगा। अब हम कैसे हटाएंगे, तो जो हमारा आंसर ऑफ चाइल्ड आएगा, तो n तो हमारा चाइल्ड है, तो आंसर ऑफ चाइल्ड में हम हटाएंगे कैसे उसको, तो आंसर ऑफ ए में, आंसर ऑफ जो ए था या जो m हमारा मान लो, उसमें से हम रिमूव करेंगे किसको, जो भी हमारा कंट्रीब्यूशन होगा चाइल्ड का, प्लस n माइनस काउंट ऑफ चाइल्ड, ठीक है। अब ये हमारा जो चीज़ होगा ये होगा जो अदर नोड हमारा आ रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो जब हम अब कंट्रीब्यूशन को ऐड कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन जो अब आएगा उसे हम ऐड कर सकते हैं एम वाले में से, एम वाले जो हिस्सा है इसमें से हम एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन को अब ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पता है लाइक जब हम एम एम कंसिडर कर रहे थे तो वो अपने एरिया के एलिमेंट पे ध्यान नहीं दिया था, वो सीधा एन के ऊपर गया था, एन के चीज़ों को देख रहा था। ये हम जो यहाँ पे अभी देखे इस पार्ट में, तो क्या वो इन पे ध्यान दे रहा था, किसी पे ध्यान नहीं दे रहा था, उसको बस इधर वाले से डिस्टेंस से मतलब था। तो ये बाकी जो अदर नोड्स थे ये बच गए थे, है ना। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे अदर नोड्स के फॉर्म में कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सिर्फ अपने अपने एन वाले चीज़ों पे कंसिडर किया था, पर जब अब हम एन के पास हैं, ठीक है, तो अब हम बाकियों को कंसिडर कर सकते हैं, राइट। जब अब हम इस पार्ट में हैं तो बाकियों को हम कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे, कि एज हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि हाउ मेनी सच नोट्स आर देयर इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ माई पेरेंट। तो जो हमारे पेरेंट है उसमें से ऐसे कितने नोट्स जो बचे हुए हैं, हमें पता क्या है कि जो काउंट ऑफ चाइल्ड है या जो कंट्रीब्यूशन ऑफ चाइल्ड है ना, तो वो उतने नंबर ऑफ नोट्स हैं और टोटल नोट्स हमारे पास n है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर जो चाइल्ड का जो हमारे पास काउंट है उसको हम टोटल में से माइनस कर दें तो क्या बचेगा, अदर नोट्स ही तो बचेगा ना जो रह गया है। और हमने क्या किया, वही तो किया, ये जो हमने ऐड किया है ये वाला हिस्सा वही तो है n माइनस काउंट ऑफ चाइल्ड। तो चाइल्ड वाले नोट्स का तो हमें पता है कि हाँ ये चीज़ें थी, लेकिन जब हम उसको रिमूव कर दिए तो हमें इससे यही तो पता चला कि जो बचा कुछ एलिमेंट होगा, जो बचे कुछ रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उसके थ्रू वो चीज़ों को प्रोसेस कर रहा होगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे तो बेसिकली क्या हो रहा है। तो जो भी प्रीवियसली जो अभी तक हमारा पेरेंट ने ऐड किया था, ठीक है, तो वो जो आंसर निकाला था, ये हम क्यों कर रहे हैं ना, क्योंकि हम जो स्टार्टिंग में आंसर निकाले थे वो सिर्फ आधा अधूरा आंसर था। तो ये जो आंसर हमने कैलकुलेट किया वो था सही, ये सही था, लेकिन ये वाला जो चीज़ थी ये सिर्फ इसने एक पर्टिकुलर रूट के लिए निकाला था, लेकिन बाकी नोट्स को इसने चेक नहीं किया था। तो इसी वजह से हम इसको ऐड किए, बाकी वाली चीज़ों को हम ऐड करके रखे, ठीक है। तो बाकी जो रिमेनिंग नोट्स हैं उसका भी हमें ध्यान रखना होगा, इस वजह से हमें ये करना पड़ा। तो यहाँ पे देखा जाए तो हम 2 बार DFS लगा रहे हैं, ठीक है। एक तो हमने रूट को कैलकुलेट करने के लिए लगाया, उसके बाद फिर वापस से हमने चाइल्ड को भी कैलकुलेट करने के लिए ध्यान में रखा है, ठीक है। तो अब हम इसका मे कोड देख सकते हैं, ठीक है। तो कोड के बाद हम इसे फर्दर या तो एक बार ड्राई रन करके देख लेंगे तो उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो कोड मैं इसका ऑलरेडी करके बैठा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। तो एक हमने n रखा है, ग्लोबल वेरिएबल है ना, एक इंटीजर एरे है हमारे पास, आंसर और काउंट भी, ठीक है। और ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 DFS क्रिएट किए हैं, देख लो, एक DFS1 एक DFS2 है। तो दोनों के अपने अपने लॉजिक्स हैं, उनको हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमने इनिशलाइज किया अपने n को, है ना, ग्लोबली जो डिक्लेयर किया था। एक ग्राफ हमारा जो एडजेसेंसी लिस्ट के फॉर्मेट में बनेगी, है ना। और यहाँ पे इस पार्ट में तो हम ग्राफ ही जनरेट कर रहे हैं कि यही कि हर एक ग्राफ के हर एक के लिए एक एडजेसेंसी लिस्ट बना देना और यहाँ पे एजेस को कनेक्ट कर लेना, है ना। जो भी आपस में यूवी जो एजेस हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे इस पार्ट में, ठीक है। उसके बाद हमने आंसर में एक न्यू इंट बना लिया, है ना, उसको इनिशलाइज कर लिया, काउंट को भी इनिशलाइज कर लिया। अब यहाँ पे जो ये लाइन हमें दिख रही है ना, एरेज डॉट फिल काउंट में 1, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर हमारे पास इवन लीफ नोड भी मौजूद है तो लीफ नोड को भी हम एज ए 1 कंसिडर कर सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि लीफ नोड एक सिंगल लीफ नोड ट्री नहीं हो सकता है ऑब्वियसली, है ना। तो वो हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, DFS ऑफ 1 और DFS ऑफ 2 दोनों को कॉल किया। अब इनको देखते हैं DFS और 1 DFS ऑफ 2 में क्या हो रहा है। तो DFS नोड में हम नोड और पेरेंट पास किए, है ना।
उसके बाद हम हर एक चाइल्ड के लिए गए, किसके लिए, ग्राफ के अंदर जाते हैं। अगर चाइल्ड नॉट इक्वल टू पेरेंट है तो क्या करो, हम रिकर्सिवली यहाँ पे देखो कॉल कर रहे हैं, है ना, उस पर्टिकुलर डीएफएस को। उसके बाद जो है हम अपने काउंट को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, ठीक है, कि पहले जितने भी काउंट होंगे उस पर्टिकुलर चाइल्ड के लिए काउंट करते जाओ। और सिमिलरली हमारा आंसर में भी उस जो भी हमारा आंसर आ रहा है उसको इंक्रीमेंट करते हुए जितने भी हमारा रूट के ऑप्टिमल आंसर आ रहे हैं उसको हम सेव करके रख लेंगे आंसर ऑफ नोड में, ठीक है। उसके बाद हम डी एफ एस ऑफ 2 को कॉल कर रहे हैं। अब देखो ऊपर पहले क्या हो रहा था, हम ऊपर से नीचे की ओर जा रहे थे, है ना, उसके बाद हम अगेन नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो चाइल्ड से हम वापस ऊपर की ओर चेक कर रहे हैं कि अगर चाइल्ड नॉट इक्वल टू पेरेंट है तो यहाँ पे देखो पहले हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, है ना, आंसर ऑफ चाइल्ड। तो ये देखो अगर ध्यान से अगर हम देखें यहाँ पे तो आंसर के ऊपर हम ओवरलोडिंग कर रहे हैं, है ना, उसको वापस हम चेंज कर रहे हैं यहाँ पे कि आंसर ऑफ नोड माइनस काउंट ऑफ चाइल्ड प्लस एन माइनस, जो हमने अभी जस्ट फॉर्मूला देखा था। तो बाकी जो अदर रिमेनिंग नोड्स है उसके लिए हम यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं। उसके बाद हम जब ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं तब हम यहाँ पे डीएफएस कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो भी होगा वो हमारे आईआरएल लिस्ट में आंसर सेव हो जाएगा। तो ये कोड एक बार इसे हम वापस से समझ लेते हैं, उसके बाद कोड क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा था, तो एक्चुअली हुआ क्या, तो जब हम अपने आंसर को निकाल रहे थे, है ना, रूट नोड के लिए, तो हमारे पास मान के चलो कुछ ऐसी सी ट्री दे रखी थी इनने, ठीक है। तो जब हमें आंसर मिल रहा था तो वो कैसे निकाल रहे थे, है ना, इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम इससे आंसर निकाल रहे थे, है ना, ये अपना इधर रिटर्न कर रहा था, फिर ये अपना इधर रिटर्न कर रहा था, ये अपना इधर, फिर ये इधर रिटर्न कर रहा था, है ना, ऐसा ही हो रहा था यहाँ पे। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि वाइल गेटिंग आंसर फॉर आवर रूट नोड वी फर्स्ट वेंट टू आवर लीफ नोड्स, है ना, लीफ नोड्स पे गए एंड वी गॉट आवर आंसर, ठीक है। नाउ वी हैव ऑल्सो गेटिंग द काउंट फ्रॉम द लीफ नोड, तो हम यहाँ पे काउंट को भी माइंड में रख रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ काउंट्स हमें मिल रहा है, क्योंकि उतने नंबर ऑफ एजेस भी होंगे जो हमने जस्ट स्टार्टिंग में देखा था, बिल्कुल, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि आंसर प्लस काउंट जो हमारा था ये हमें फाइनल आंसर दिया रूट नोड का, ठीक है। जितने भी नंबर ऑफ काउंट हमारे थे चिल्ड्रेन के और जो हमारा आंसर उस पर्टिकुलर का आ रहा था, स्टार्टिंग में वही तो हम कर रहे थे जो हमने ये वाला आंसर निकाला, है ना। तो जो जो उसका आंसर था, इसका आंसर, इसका आंसर और फाइनली काउंट, तो इससे हमारा जो रूट नोड का आंसर था वो आ गया, ठीक है, इस वाले पार्ट का। उसके बाद हमने क्या किया, अगेन रियलाइज़ किया कि जो हमारा रूट नोड का आंसर है वो सिर्फ एक का ही आंसर है, एक पर्टिकुलर नोड का ही आंसर है। तो हमें सारे नोड्स का आंसर चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक से ही मतलब है। तो अब हम हेल्प लेंगे रूट नोड का। तो हमने क्या किया ना, इसी नोड का हेल्प लिया, ठीक है, और हम इससे आंसर निकालेंगे चाइल्ड का, इनका हम जो बचे कुछ नोड होगा ना उनका हम निकालेंगे उसकी हेल्प से। तो बेसिकली अब हमारा ऑर्डर बदल जाएगा कि यार पहले तो हम इसका निकाल रहे थे, अब मुझे इसका आंसर चाहिए। तो इसके लिए इस रूट से हम चीज़ों को निकालना स्टार्ट करेंगे, मुझे इसका आंसर चाहिए, इसका आंसर चाहिए, तो इस ऑर्डर में अब चलना स्टार्ट हो जाएगी चीज़ें, है ना। तो उसके बाद हम इनका निकाल करके फिर हमें करेक्ट आंसर मिलेगा किसका, हर एक चाइल्ड का। तो बस वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे वही डीएफएस ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो था ये एक पहला डीएफएस हमारे रूट का आंसर निकाल के दिया हमें, और सिमिलरली ये DFS 2 जो है हमारा चाइल्ड का आंसर दिया, और जो भी हमारा सही आंसर था उसका वो ऑलरेडी हमारे आंसर में सेव हो चुका है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें थोड़ी क्लियर हुई होगी आप लोगों को, है ना। अगर स्टिल आई होप इसमें डाउट आनी चाहिए, है ना, काफ़ी हद तक इसमें डाउट आ सकता है, बट स्टिल एक बार कोड को खुद से ड्राई रन करना, है ना, इन DFS फंक्शंस को एक बार लिख के देखना किस तरीके से चीज़ों काम करे, एक पेन पेपर लेकर के। अगर स्टिल कोई डाउट इसमें बच जाती है तो मुझे बताना, बाकी फिर हम देख लेंगे इसको सॉल्व करके, और ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छे लेवल का प्रॉब्लम है ना, अच्छे, ये हार्ड वाकई में है, ऐसा नहीं कि मैं मजाक कर रहा हूँ, ये सच में थोड़ा टफ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगर थोड़ा भी आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो स्टिल कोई इशू नहीं है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो इसको, थोड़ा एक बार कोड को खुद से एक बार ड्राई रन करना, है ना, चीज़ों को खुद से इंटरप्रेट करना, और अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर। तो बस फिर मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक लेके एक्सप्लोरिंग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब दैट चैनल, ओके। मिलते हैं यार अगली वीडियो।